हे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो फाइनली यस वी आर बैक। वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। यस, वेलकम 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 बैक। सो आई नो तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा खफा हो, बहुत ज्यादा तुम्हें मेरे से परेशानी हो गई है। अब मतलब परेशानी नहीं हूँ, मतलब तुम लोग मेरे से गुस्सा हो गए हो कि दीदी जब देखो बिना बताए चली जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं, है ना, सरप्राइज दे देती हैं। सो ओके, आई टेल यू टुडे वन थिंग। मैंने तुम्हारे जूनियर्स को भी मैंने बताया, तुम्हें भी मैं बता देती हूँ। द थिंग इज, तुम्हारे जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट तुम्हारी तरह। तो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो मेरे भी होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है ना, कभी कभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आई टेक योर क्लास। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि दीदी अपने काम को हमारी क्लास से ज्यादा प्रायोरिटी देगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी क्लास मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इट इज अ थेरेपी फॉर मी पर्सनली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, तो है ना, ऐसा मुझे बहुत अच्छा सा लगता है। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं, ऐसी कभी सिचुएशन हो जाती है, कभी ऐसे टाइम डिमांड हो जाती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ क्लास। ठीक है, बिकॉज वो काम ही मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं तुम्हारा जो भी टेलीग्राम चैनल है, अभी तक मैं उस पर कुछ नहीं डाल रही थी ऐसा कुछ, बट मैं टेलीग्राम चैनल पे एवरीडे बता दिया करूंगी कि तुम्हारी क्लासेस किस दिन मैं नहीं ले रही हूँ, सो यू वुड बी मेंटली प्रिपेयर। ठीक है, तो मैं उस पे डालते रहा करूंगी कि मैं आज क्लास ले नहीं ले पाऊंगी या मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी। इट्स नॉट लाइक कल आज और कल, मतलब मैं आगे से अब जो भी होगा, जब भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैं तुम्हें एक दिन पहले ही बता दिया करूंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया, अभी तक मतलब अभी तक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल यहाँ तक, तुम एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर डाउट है तो कमेंट में डाल सकते हो, अगर कुछ और है तो तुम मेल कर सकते हो, है ना, पढ़ाई है या पढ़ाई के अलावा कोई तकलीफ है, तुम्हें परेशानी है, दुविधा है, तो तुम मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन लोग अब शुरू करेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, तुम लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर डर होगा कि दीदी इतना ऑफ लेती है, दीदी इतनी छुट्टी ले लेती है, तो पता नहीं वो हमारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। ट्रस्ट मी, फ्रॉम फ्रॉम नहीं, एट नहीं, फ्रॉम क्या, एट, दिमाग खराब हो गया मेरा, सॉरी। तुम्हारा 31 अगस्त तक तुम्हारा हाफ ईयरली का जो सिलेबस है पूरा, वो खत्म हो जाए पूरा। ठीक है, तुम्हें इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। 31 अगस्त तक तुम्हारा मैं हाफ ईयरली का टिल 5th चैप्टर, दैट इज जो इसके बाद मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के बाद जो तुम्हारे दो और चैप्टर हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, मैं तुम्हारा 31 अगस्त तक इसे खत्म करा दूंगी। मैंने कहा है तो मैं करा दूंगी, तुम वो मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भी कर्म क्या है, तुम्हें पढ़ना है। मेरा सिलेबस कैसे खत्म होगा, सिलेबस में मुझे क्या पढ़ाना है, सिलेबस कि तुम्हें हाफ ईयरली का मुझे कैसे प्रिपेयर कराना है, उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो मेरी सरदर्दी, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है, आप मेरे साथ जुड़ गए हो, तो दैट इज माई, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपने रसगुल्लों को अच्छे नंबरों से पास करूँ। ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन यस, जितना मैं तुम्हें कह रही हूँ, जितना मैं तुम्हारे लिए एफर्ट, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें इसे पढ़ना है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा, अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिर मैं जितनी मेहनत करूंगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। इस बात के लिए तुम श्योर अपने दिमाग में इस बात को बैठा दो, दीदी अगर 100% अपना दे रही है तो तुम्हें भी अपना 100% देना होगा। दीदी अगर जो बोल रही है पढ़ने के लिए, मुझे वो पढ़ना होगा। दीदी जो क्वेश्चन दे रही है पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो मुझे करना होगा। जो भी मैंने तुम्हें अभी तक एनसीईआरटी दिया है, ग्लॉसरी दिया है, और इवन वो भी दिया है जो तुम्हारी प्रैक्टिस शीट दी है, उसे मुझे पढ़ना होगा।
क्योंकि अगर मैं नहीं, देखो प्रैक्टिस शीट मैंने तुम्हें जब भी मैं कह देती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा एक बात कहती हूँ, ये प्रैक्टिस शीट, ग्लॉसरी एंड ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, और जो मैं ये तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, इन चारों चीजों से तुम्हारा जो चैप्टर के टाइप के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट पैदा बना देना चाहती हूँ कि तुमसे कोई कुछ भी उससे रिलेटेड पूछे, तुम ऐसे बता दो। तुम्हें 2 मिनट भी सोचने, तुम्हें 2 सेकंड भी ना उसके लिए सोचना पड़े, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे चीजें हो। मुझे तुम्हें उस कॉन्फिडेंस पे लेके जाना है, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट कि तुम जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें उसके अंदर अपने आप की पहचान बनानी है, ठीक है। तुम्हें अपने आप में वो चीज इनबिल्ट कर लेनी है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट यू, नॉट दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट ओवरऑल इज अबाउट यू। तो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मेजर मेजर पता होना चाहिए। एंड तुम्हें अगर लग रहा है दीदी का बस फोकस है कि बोर्ड्स हमारे अच्छे से करा दें, बस हो गया उनका काम, नहीं। मेरा काम वहां पे खत्म नहीं होता, मेरा काम उसके आगे भी चलेगा। मेरा काम बेसिकली उसके आगे से ही शुरू होगा, कि तुम्हें वहां उस मुकाम पे तुम्हें उस मुकाम पे पहुंचाने में हेल्प करना, तुम्हारी हेल्प करना, जिस मुकाम पे तुम पहुंचना चाहते हो। उसके लिए तुम्हें मेरे से आके खुल के बात करनी होगी। तुम्हें अपनी तकलीफें, तुम्हें अगर कोई परेशानी है, दुविधा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे आके मुझे बताना हो। तुम्हें अगर किसी करियर को डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही, यू कैन कम टू मी, बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी वो है, मतलब यार बहुत छोटा है। एकेडमिक तो मैं तुम्हें करा ही दूंगी, बोर्ड तो हम कर ही लेंगे, लेकिन बोर्ड से आगे भी तो दुनिया है ना। तुम्हारा बोर्ड जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है वो, जो हम अच्छे से कर लेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके आगे भी तो दुनिया है, उसके आगे क्या, उसके आगे तुम्हारा करियर का क्या, उसके आगे तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट का क्या, उसके आगे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या, जो तुम जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसके रेजोल्यूशन का क्या, उसमें हेल्प का क्या। तो वो सारी चीजें भी तो मेरे हाथ में है ना, वो सारी चीजें भी तो मैं ही उससे डील करने में तुम्हें हेल्प करूंगी ना। उसमें तुम्हें गाइड करने में के लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है। तो तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि दीदी का काम था बस हमें बोर्ड्स में पढ़ा दिया, बोर्ड्स में उन्होंने सब कुछ हमारी हेल्प कर दी, बस नहीं। मेरा काम है तुम्हें, मेरा लक्ष्य बोर्ड से आगे है, बियॉन्ड बोर्ड्स है, ठीक है। मेरा लक्ष्य है तुम्हें एक अच्छे करियर में, तुम्हें तुम्हारे उस करियर के मुकाम, तुम्हारे करियर से ज्यादा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की पूरी पूरी कोशिश करना मेरे हाथ में। और उसके लिए मैं कहीं भी पीछे नहीं हूँ, ठीक है। ओके, सो ऑन दिस नोट, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सो जैसा कि तुम लोग जानते हो, अपन लोग वैसे क्लास बहुत बीच में मिस हो गई है, तो हम लोग क्या करें, जैसे कि हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हम पिछले क्लास को एक बार रिवाइज करें कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। यस, लेकिन उससे पहले आई अज्यूम तुम सब बहुत अच्छे होगे, बिकॉज अपन लोग की लाइव क्लासेस तो चल नहीं रही है, तो मुझे पता नहीं है कि तुम लोग कैसे फील कर रहे हो, कैसे हो, अच्छे हो, नहीं हो। तो आई एम टिपिकली अज्यूमिंग कि तुम लोग सब कोई मजे में होंगे, ठीक है। और तुम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज लेट मी, ठीक है। तुम घबराओ मत, अपन लोग साथ में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे ही हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। बस हमेशा ये याद रखना, अगर मुझे कोई भी परेशानी, एक है मेरे लिए, एक मेरे कांटेक्ट में है, एक मेरी पहचान में है, एक दीदी है, जो कभी कभी गायब हो जाती है, बट जब जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे लिए पीछे नहीं हटेगी, ठीक है। बस ये बात हमेशा याद, ओके। सो जैसा कि जानते हो, आई सो विद दिस आई अज्यूम तुम लोग, फिर से मैं अज्यूम कर, तुम लोग बहुत अच्छे होगे, एंड तुम्हारे लोग ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे होगे। So on this note, let's come back. So yes, last time हमने क्या पढ़ा था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के हिसाब से लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ स्ट्रेस शुरू कर दिया था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू टाइटन। तो जिसके वजह से स्ट्रेस जब भी हमें होता है, तो हमारी जो भी इंटरनल फीलिंग्स होती है, जो भी हम फील करते हैं, वो हमें अंदर से बांधती है, वो बांधने वाली फीलिंग्स होती है, हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती है वो, ठीक है।
और इसके जो बहुत सारे लोग स्ट्रेस के अंदर जो जिनको स्ट्रेस होता है वो यही सारी चीजें रिपोर्ट भी करते हैं। यस। तो हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा अफेक्टेड होता है। एनवायरनमेंट का काफी रोल होता है स्ट्रेस लाने में। उसके अलावा स्ट्रेस का हमारे बॉडी पे काफी तरीके का असर पड़ता है। अगर हम होलिस्टिक लेवल पे बात करें तो जो स्ट्रेस हमारे लिए लाता है, जो स्ट्रेस लाने वाला जो इवेंट है या जो कॉज है, उसको हम स्ट्रेसर कहते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया स्ट्रेसर? हाँ, मतलब जो स्ट्रेस लाता है उसको अपन लोग स्ट्रेसर कहते हैं। ठीक है। और स्ट्रेसर की वजह से जो हम फील करते हैं, जो हमारा रिएक्शन होता है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। कुछ बोलते हैं ना आई स्ट्रेन। तो आई स्ट्रेन क्या होता है? आंख के ऊपर इतना, आंख के ऊपर स्ट्रेस था। स्ट्रेस मतलब कि हमने उसको पूरे दिन हम उसके लैपटॉप के आगे बैठे रहे, अपने मोबाइल के आगे बैठे रहे, तो उसकी वजह से हमारी जो आंखों के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ा ना, हमारी आंखों के उस पे असर पड़ा उस चीज का। हमने अपनी आंखों को ही स्ट्रेस दिया, तो जो उसका इफेक्ट है ना वो आई स्ट्रेन होता है। हमारी आंख कितनी थकी हुई हो जाती है, बिल्कुल बस सोने का मन करता है, डिजी डिजी फील होता है ना। तो दिस इज जस्ट बिकॉज वो स्ट्रेन होता है, तो आई स्ट्रेन। तो वैसे ही स्ट्रेन, स्ट्रेन इज व्हाट? अ रिएक्शन टू अ एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो हमने ये पढ़ा था उसके बाद कि स्ट्रेस एक कॉज भी हो सकता है, एक इफेक्ट भी हो सकता है। अब तुमने टाइम से नहीं पढ़ा, क्या इफेक्ट होगा? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एज अ कॉज भी हो सकता है, जिसका इफेक्ट क्या हो सकता है? काफी सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, ये भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो इसके बारे में कंफ्यूजन था, लेकिन जो हमारे एक दिग्गज थे, एक हैंस जिले अंकल थे, इन्होंने स्ट्रेस के ऊपर एक मॉडल दिया था, जो तुम आने वाली क्लासेस में, आई थिंक एक परसों या तरसों की क्लास में, कल या परसों की क्लास में ऐसा ही शायद पढ़ोगे। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो उसके अंदर हमारे बॉडी में, हम टिपिकली नहीं बता सकते, पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि कहाँ पे हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। वो ओवरऑल पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग पे अफेक्ट करता है, और सारे स्ट्रेस के लिए ये फिजियोलॉजिकल पैटर्न, ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सेम होता है। चाहे तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे तुम ट्रैफिक में फंसे हो, चाहे तुम किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, चाहे तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए लेट हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये फिजियोलॉजिकल पैटर्न सेम ही होगा। लेकिन बहुत साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर ने इस बात को नहीं माना, और उन्होंने, उनको ये लगता था कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स काफी जनरल और नॉन स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक होता है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग स्ट्रेस को फील करने का, रिएक्ट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कि हर अलग स्ट्रेस, अलग स्ट्रेसर्स का अलग तरीका स्ट्रेस रिएक्शन होता है। सबका एक तरीका स्ट्रेस रिएक्शन नहीं हो सकता, है ना। सो इसी के साथ फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट कर रहा है, वो उन सब चीजों में ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम उसको किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा स्ट्रेस असेसमेंट, स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करती है। यस। जब भी हमारे जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी का डिसबैलेंस हो जाता है, हम अजीब तरीके से फील करने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा हमें इसलिए नहीं लगता कि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। और जब भी हम कोपिंग रिस्पॉन्सेज, जब हम स्ट्रेस से डील करने के तरीके यूज करते हैं, और जब हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी फिर नॉर्मली अच्छी लगने, हमें अच्छा फील होने लगता है, हमारी बॉडी का बैलेंस फिर रिस्टोर हो जाता है। यस। स्ट्रेस का जो परसेप्शन है, हम किस तरीके से स्ट्रेस को परसीव कर रहे हैं, अच्छा परसीव कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन योर कॉग्निटिव अप्रेजल। तुम किस तरीके से स्ट्रेस को देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो उसके से रिलेटेड, उससे डील करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इसके लिए यही जो थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, ये लाजरस जी ने हमें दी थी अपने सहकर्मियों के साथ। तो इनका कहना ये था कि सबसे पहला हम, अच्छा उसको देखने से पहले एक बार तुम साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस देख लो। पहले एक होता है हमारा कॉज, दैट इज अ स्ट्रेसर, जो हमें स्ट्रेस देता है। उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। या तो हम उसको चैलेंज करेंगे, उसको हम डील करेंगे, या हम उससे पूरे कंप्लीटली अफेक्ट होंगे।
ओके, कमिंग बैक टू द कॉग्निटिव थ्योरी जहाँ पे हमने पढ़ा था, तो अगर कोई भी स्ट्रेसर आता है तो पहले हम उसको ऐसा परसीव करते हैं कि क्या, पहले हम उसको परसीव करते हैं, ठीक है, और हम उसको परसीव करके ये देखते हैं कि क्या हम उसको डील कर सकते हैं या उसको डील नहीं कर सकते। तो लाजरस ने दो तरीके के अप्रेजल के बारे में बात करी। अप्रेजल मतलब इंटरप्रिटेशन। पहला होता है, पहला जो प्राइमरी इंटरप्रिटेशन होता है, प्राइमरी अप्रेजल जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम इवेंट को कैसे देख रहे हैं, इवेंट हम किस तरीके से उसको समझ रहे हैं, कितने लेवल का स्ट्रेस है, अच्छा है, बुरा है, मतलब अच्छा बुरा इन अ सेंस कि क्या उससे हमारे लिए कुछ अच्छा होगा या उससे हमारे लिए कुछ बुरा होगा, या वो कुछ ऐसा है जिसमें हमारा नुकसान हो चुका है, या कुछ नुकसान हो सकता है, चैलेंज मतलब थ्रेट है, खतरा है, या एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्राइमरी अप्रेजल, मतलब परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये हार्म, थ्रेट और चैलेंज आ जाता है। हाँ, नेगेटिव इवेंट कैन बी अप्रेज्ड एज पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज। हार्म मतलब हो गया है, अब नुकसान हुआ, तुम्हारे हाथ से वो बात निकल गई है, अब तुम क्या करोगे उसके बाद, अब तुम ऑलरेडी स्कूल जाने के लिए लेट हो चुके हो, नुकसान हो गया, अब क्या करो, क्या करोगे, बस पकड़ के चले जाओगे, दूसरी बस पकड़ लोगे या कोई अपनी प्राइवेट कैब कर लो। दिस इज द सेकेंड थिंग, ठीक है। अब पहला हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर समझे तो हार्म क्या है, नुकसान हो गया, तुम्हारी बस मिस हो गई, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। थ्रेट क्या है, खतरा, पॉसिबल खतरा जो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, तुम ऑलरेडी लेट हो रहे हो, बस कभी भी आ सकती है, तुम्हारी बस मिस हो सकती है, अभी खतरा है बस मिस होने का, पॉसिबल फ्यूचर डैमेज। और चैलेंज क्या है, एक तरीके की अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन है कि तुम उसको कोप कर लोगे, मतलब तुम भले ही लेट हो बट तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ना कुछ करके तो इसको मैं बस पकड़ ही लूंगा, दैट कॉन्फिडेंस हुआ, तो यू आर चैलेंजिंग द सिचुएशन कि भाई मैं तुमको कोप कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता हूँ, तो यू हैव दैट एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है, तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है और ये है। जब भी हम किसी भी इवेंट को स्ट्रेसफुल मानते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, और नेगेटिव में भी चाहे वो हार्म हो, थ्रेट हो, चैलेंज हो, उसके बाद हम उसका सेकेंडरी अप्रेजल लेते हैं, क्या हमारे पास वो अबिलिटी है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम इसको डील कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैं हार्म की बात कर रही हूँ, तो अब तुम्हारी ऑलरेडी बस छूट गई, क्या तुम्हारे पास रिसोर्स है, तुम्हारे पास पैसे हैं उस टाइम की, तुम जल्दी से जाके बस पकड़, तुम कोई कैब पकड़ के स्कूल जा सको, पहला हार्म। थ्रेट, पॉसिबल वो है, क्या तुम जल्दी भाग सकते हो, तुम्हारा फिजिकल रिसोर्स इतना है, या तुम्हारे पास मॉनिटरी मतलब पैसे हैं कि अगर इन केस तुम्हारी बस मिस हो गई तो तुम जा सकते हो। और चैलेंज ये है कि क्या तुम थोड़ा जल्दी उठ सकते हो कि जिससे कि तुम्हारे लिए ऐसी सिचुएशंस बाद में ना आए। हर के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म, डिपेंड्स कि तुम्हारा स्ट्रेसफुल तुम्हारा इवेंट है कैसा, बहुत हार्मफुल मतलब हार्म है, थ्रेट है या चैलेंज, वो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। और ये सबका एनालिसिस अलग अलग तरीके से होता है। अब जो मैंने अभी तुम्हें जितने रिसोर्सेज बताए ये भी काफी चीजों पे अफेक्ट करते हैं, तुम्हारा फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मेंटल रिसोर्स, सोशल रिसोर्स, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम किस तरीके से किसी भी इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे काफी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये अप्रेजल काफी सब्जेक्टिव है। तुम्हारे लिए बस छूटना कैन बी अ नेगेटिव थिंग, बट मेरे लिए बहुत पॉजिटिव, अच्छा चली गई बस, ठीक है, मैं ये छुट्टी हो गई स्कूल, मैं कैसे उस इवेंट को देख रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। तो इसीलिए तुम्हारा परसेप्शन और मेरा परसेप्शन उसी इवेंट को लेके अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिविटी। तो पहला फैक्टर जिसकी बेसिस पे ये अप्रेजल अफेक्ट करता है या सब्जेक्टिविटी आती है वो होता है पास्ट एक्सपीरियंस, कैसे हमने उस तरीके के इवेंट से पिछ पहले डील किया था, अगर हमने पहले डील किया था और वो सक्सेसफुल था तो हम आज भी उस चीज को यूज करके कर सकते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास अभी मैथ्स है तो मान लो तुम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुमने पहले ना बहुत ट्रायल एंड एरर किया था और फाइनली तुम्हारा सोल्यूशन आ गया, क्या तुम अभी भी ट्रायल एंड एरर करके वो सोल्यूशन नहीं ला सकते हो, लाओगे, क्योंकि तुमने पहले, तुम्हें क्या पता था, अच्छा मैंने ना बहुत, मैं कोशिश करूंगा ट्रायल एंड एरर करके मेरा सोल्यूशन आ जाएगा, तो मैं अभी भी वही चीज करता हूँ।
पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी तुम स्ट्रेसफुल कंडीशन को डील कर सकते हो बिकॉज यू नो द पैटर्न। अगर तुमने सिमिलर सिचुएशन को पहले भी हैंडल किया है तो तुम आज भी उसी तरीके के सिचुएशन को डील कर सकते हो। दूसरा फैक्टर क्या है कि तुम्हारा उस सिचुएशन पे कितना कंट्रोल है। तुम सिचुएशन के ऊपर तुम्हारा सिचुएशन पे कंट्रोल है या सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल कर रही है, ये चीज तुम्हें समझना है। ठीक है। अब अगर नेगेटिव सिचुएशन तो तुम क्या बोलोगे, सिचुएशन मुझे कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए कोई पॉजिटिव है तो तुम क्या बोलोगे, मैं इस सिचुएशन को डील कर सकता हूँ। जिसको लगता है कि he or she can control the onset of negative situation और its adverse consequences, उसको स्ट्रेस कम होगा। तुम कितना इवेंट को कंट्रोल कर सकते हो, इट इज इन योर हैंड, इट इज इन योर थिंकिंग। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। यस। उसी के तरीके से बहुत चीजें कि तुम कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हो, अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो तो तुम स्ट्रेस तुम्हें कम होगा। यही सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस से काफी तरीके के रिएक्शंस होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल मतलब पूरा बॉडी क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, तुम्हारी बॉडी में काफी चेंजेस होंगे, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट तेज होगा, ये सारी चीजें। बिहेवियरल क्या होगा, बिहेवियरल मतलब तुम उस सिचुएशन से फाइट करोगे या भागोगे। इमोशनल तुम कैसा फील करोगे, और कॉग्निटिव तुम्हारी थिंकिंग कैसी होगी। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस का जो सिचुएशन है वो भी डिपेंड करता है कि कितने तरीके के मतलब कितना इंटेंस है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कितने देर के लिए है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और कितना हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ होगा। अब कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत लंबे समय के लिए है, और वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, वो कितना स्ट्रेसफुल होगा, होगा ना। अब कोई तुम्हारा कोई रिलेटिव वो बिना बताए आ गया, स्ट्रेसफुल है, अनप्रिडिक्टेबल था, उसके ऊपर बहुत लंबे दिन तक अब रहने वाला है ना, स्ट्रेसफुल ही होगा। यस। तो यही सारी चीजें। और उसके बाद तुम उसके साथ कैसे डील करो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, ये सारी चीजें भी तुम्हारे स्ट्रेस को अफेक्ट करती है। तुम किस कल्चर में रह रहे हो, वो तुम्हारे स्ट्रेस को डील करने के लिए और स्ट्रेस को समझने के लिए उसमें हेल्पफुल होती है। ठीक है। और फाइनली जो तुम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब भी तुम्हारा उसको डील कैसे करोगे वो तुम्हारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं कल्चर। तो बेसिकली ये तुम जो ये पर देख रहे हो टेबल, ये तुम्हारा पूरा चैप्टर ही समझा रही है। स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेसर्स इतने तरीके के होते हैं, ये तरीके के स्ट्रेसर्स हैं। हर स्ट्रेसर के 4 डायमेंशंस होते हैं। इसके वजह से तुम किस तरीके से, पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इसको इतने मेजर पे देखता है, और उसी के बेसिस पे तुम उसको किस तरीके से देख रहे हो, उसकी वजह से तुम उसका रिसोर्स भी फाइनलाइज करते हो। फिर जो भी स्ट्रेस आया तुमने उसको उसका मतलब निकाला, और उसके अकॉर्डिंगली तुमने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। सिंपल है ये पेपर। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो तुम ये सब कुछ नहीं है, ये सब यही है जो यहाँ लिखा हुआ है, बस इसको डिटेल में लिखो। रिकैप हो गया। ओके, कमिंग बैक। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने यही पढ़ा था, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जब भी तुम्हें स्ट्रेस होगा, मुझे कैसे पता तुम्हें स्ट्रेस हो। अब देखो, इसमें ना 2 एस्पेक्ट है जिसके बारे में तुम्हें शायद नहीं पता हो। एक है साइन, एक है सिम्टम। साइन जो होता है ना, वो होता है जो मैं देख सकती हूँ, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। साइन इज समथिंग जो मैं ऑब्जर्वेबल होता है, जो मुझे दिख जाएगा। सिम्टम ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, वो इंटरनल होता है, वो सिर्फ तुम ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन साइन एक्सटर्नल होता है, वो ऑब्जर्वेबल होता है। तो ये समझना, स्ट्रेस के कुछ ऐसे साइंस जो मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्जर्व कर सकती हूँ, जो तुम्हें अगर स्ट्रेस होगा तो मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, और कुछ ऐसे सिम्टम्स जो तुम ही सिर्फ एक्सपीरियंस करो और किसी को नहीं पता। जिस तरीके से हम स्ट्रेस पे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारी पूरी पर्सनालिटी पे अफेक्ट करता है। हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी परवरिश कैसे हुई है उन सब के बेसिस पे हमारा स्ट्रेस का रिएक्शन होता है, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है। यस। सबका अपना अपना तरीका है स्ट्रेस को डील करने का, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है, बट किसी तरीके से हम स्ट्रेस को डील कर लेते हैं।
लेकिन अगर मैं कुछ साइंस की बात करूं तो वो भी काफी वेरी करता है। ठीक है, जैसे उसका पैटर्न वेरी करता है वैसे ही स्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स भी वेरी करते हैं, काफी वेरी करते हैं। तो अगर मैं साइंस की तो बात यहाँ पे नहीं कर, साइंस क्या होगा, तुम बहुत परेशान रखो लगोगे, है ना। तुम्हारी जैसे ये आईब्रोज है वो फ्राउन लगेगी, तुम्हारा चेहरा बहुत सैड लगेगा, मुरझाया हुआ सा लगेगा, है ना, तुम कुछ सोचते रहोगे, वो थिंकिंग वाले उसमें रहोगे। तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे हाथ जो होंगे वो ऐसे 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 तुम कुछ करते रहोगे, ऐसे ऐसे कुछ कर रहोगे। तो दिस इज ऑल ऑफ साइंस। ठीक है, ये सब साइंस है तुम्हारे स्ट्रेस की। लेकिन अगर मैं सिम्टम की बात करूं, सिम्टम तुम्हारे फिजिकल हो सकते हैं, तुम्हारे इमोशनल हो सकते हैं, तुम्हारा बिहेवियरल हो सकता है। जिस तरीके का सिम्टम, जो भी सिम्टम शो करोगे, तुम जो भी साइन शो करोगे, स्ट्रेस तुम्हें कितने डिग्री का है वो उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। तुम्हारे हाई लेवल का स्ट्रेस है तो तुम्हारा सिम्टम और रिएक्शन भी, तुम्हारा साइन एंड सिम्टम भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर हमने उसको डील नहीं किया तो उसकी वजह से काफी सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है। देखो, ये जो साइंस एंड सिम्टम, जो ये रिएक्शन है ना, ये हम अभी आगे में पढ़ेंगे, तो इसका बेसिक, इसके ऊपर ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे में तुम जाके जब देखोगे ना तो उसके ऊपर तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आगे हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकली तुम्हारे बॉडी पे स्ट्रेस का क्या रिएक्शन होता है, बिहेवियरली तुम्हारे बॉडी पे तुम्हारा स्ट्रेस का क्या रिएक्शन होता है, कॉग्निटिवली क्या होता है, तो वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी में है, देखो ये इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। इमोशनली तुम्हें कैसा डील लगेगा, फिजियोलॉजिकली तुम कैसा फील करोगे, कॉग्निटिवली तुम कैसा फील करोगे, बिहेवियरली कैसे तुम फील करोगे, यही तो चीजें हैं, यही तो इफेक्ट है, यही तो साइंस एंड तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस है कि क्या होगा फिर, है ना। तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। ओके, अब तुमने साइन एंड सिम्टम्स थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा। देखो, सबका स्ट्रेस का अलग होता है। अब जैसे एग्जाम है, मेरे लिए एग्जाम थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तुम्हारे लिए बहुत होगा। तो मेरे लिए स्ट्रेसफुल में क्या होगा, मैं थोड़ा सा, मेरा मतलब मुझे लगेगा मेरे ऊपर किसी चीज का दबाव है और मैं थोड़ा सा, मेरे हाथ ना, मैं ऐसे ऐसे कुछ करूंगी बस। लेकिन तुम क्या होगा, तुम्हें पसीने आने लगेंगे, तुम्हारा दिल बहुत जोर से धक धक होगा, है ना, बहुत कुछ होगा। तो सबके लिए साइन एंड सिम्टम्स एक ही स्ट्रेस सिचुएशन के अलग हो सकते हैं। तुम किस तरीके से उस स्ट्रेस को डील करते हो, तुम उसको कैसे समझ रहे हो, वो उसी के बेसिस पे तुम वैसा उसको अपना रिस्पॉन्स भी शो करो। अब अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप्स भी होते हैं। स्ट्रेस एक ही तरीके का थोड़ी होता है। अब एक तुम्हारी, जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी की बात करूं, एक तरीके का तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस है दोस्त, एक है तुम्हारी जिंदगी में रिलेटिव, एक है एग्जाम। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है ना। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखते हैं कि क्या। ठीक है, आइडियली तीन मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेस होते हैं। एक होता है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एक होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और एक होता है सोशल स्ट्रेस। इसके ऊपर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बात तुम्हें समझना जरूरी है, तीनों स्ट्रेस, तीनों जो कैटेगरी के स्ट्रेस है, फिजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं फिजिकल एंड एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड एनवायरनमेंट क्या, हमारे आजू बाजू। ठीक है, तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, लाइट चली गई, तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, क्या नाम है, तुम्हारी टेबल खराब, तुम्हारी टेबल खराब है, तुम पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, तुम्हारे घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई आ गया तुम्हारे घर में, ऐसी काफी चेंजेस। तुम हमारे, अभी तुम जिस सिटी में रह रहे हो वहां में बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, तुम्हारे रूम में एसी नहीं है, तुम्हारे रूम में पंखा भी बहुत स्लो चल, कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। और तुम्हारा कल एग्जाम है, अब तुम्हें पढ़ना भी है, पर तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए तुम परेशान हुए पड़े हो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहला स्ट्रेस यही है, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अगर मैं फिजिकल स्ट्रेस की बात करूं तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेस है जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर हो रही है, तुम्हारी बॉडी में चेंज ला रही है, जिस जो तुम्हारी बॉडी से डिमांड कर रही है, कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स जो तुम्हारी बॉडी को डिमांड करे कि भाई तुम्हें तो चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम अपने आप को, हम काम नहीं करना चाहते हैं बट हम बहुत ज्यादा काम कर ले उस दिन, है ना, हमने अपनी बॉडी को बोला है कि नहीं भाई तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा, भले तुम्हारा मन हो या ना, है ना, हमने अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट कर लिया फिजिकली, हमने अपने आप को काफी स्ट्राइव कर सब उसमें रखा, है ना,
सफर कराया कि तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें मतलब बहुत दिनों तक अच्छा मतलब तुम्हें ढंग की, तुम्हें तुम्हारे पसंद की चीज तुम नहीं खाओगे, है ना। तो अपने आप को पनिशमेंट टॉर्चर कर रहे हो, या तुम्हें कोई तुम्हारी चोट लगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, या तुम्हें अच्छी नींद नहीं मिली, इन सब चीजों से तुम्हें स्ट्रेन होता है। जब तुम अच्छा नहीं खाते हो, जब तुम अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लेते हो, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हें जब चोट लग जाती है, या तुम्हें जब अच्छी स्लीप नहीं मिलती, क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम आज पूरे रात बैठ के पढ़ रहे हो, राज का एग्जाम्पल याद है, वो पूरा वो कर रहे हो, तुम अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हो, कि तुम अपनी बॉडी को डिमांड कर रहे हो कि उसको चेंज होना पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रेस समझ में आया, कुछ ऐसी चीजें जो तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी जो है कंप्लीटली चेंज हो रही है, जो वो नहीं होना चाहती बट उसको होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर। तो ये सारी चीजें स्ट्रेसर्स है, फिजिकल स्ट्रेसर्स। और अगर मैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स की बात करूं, जो तुम्हारे आजू बाजू है, जैसे जो तुझको जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, अब जैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दिल्ली में हो, पोल्यूशन का तो तुम्हें पता ही है। क्राउडिंग, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्राउड कितना है, ट्रैफिक, उसके बाद नॉइज, उसके बाद गर्मी में गर्मी, गर्मी, ठंडी, हजार चीजें। उसकी ये तो एक कंडीशन हो गया। और भी एनवायरमेंटल क्या होता है, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ये सब चीज। तो ये सब अलग अलग तरीके के स्ट्रेसर्स हैं, एक हो गया फिजिकल, एक हो गया एनवायरमेंट। कोई डाउट? सिंपल है। फिजिकल स्ट्रेसर्स वो हुए जो जिससे तुम अपनी बॉडी को डिमांड कर रहे हो कि भाई तुझे चेंज होना पड़ेगा। एनवायरमेंटल ये हुआ जिसको तुम कुछ भी उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। स्ट्रेस सॉरी, नॉइज तुम्हारे हाथों में नहीं है, ट्रैफिक तुम्हारे हाथों में नहीं है, एयर पोल्यूशन तुम्हारे हाथों में नहीं है। एक्चुअली है, लेकिन से तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब ये है ना। तो ये सारी चीजें, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर तुम्हारे हाथों में नहीं है, लेकिन इन सब चीजों का असर जब भी होगा, तुम्हें स्ट्रेस होगा इससे। पहला हो गया। अब हो गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है, अब ये कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो हम अपने दिमाग ही में जनरेट कर लेते हैं, भले ही वो हमारे लिए स्ट्रेस ना हो, बट हम उसको स्ट्रेस बना लेते हैं। एग्जाम मेरे लिए स्ट्रेस नहीं है, बट मैं उसको अब स्ट्रेस बना दूंगी, नहीं यार एग्जाम तो बहुत वो है। अब मैथ्स, मैथ्स स्ट्रेस नहीं है, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, मैथ्स किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, लेकिन अगर मैं उसको पढ़ूंगी ही नहीं तो मुझे तो वो स्ट्रेसफुल ही लगेगा ना। अब मेरे लिए वो मैथ्स मैथ्स इज नॉट स्ट्रेसफुल, बट क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता तो वो मेरे लिए स्ट्रेस है। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है ना, ये काफी पर्सनल है। जो तुम्हारे लिए स्ट्रेस है वो मेरे लिए स्ट्रेस तो जरूरी नहीं है, और वो जो तुम्हारे लिए स्ट्रेस है वो मेरे लिए काफी नया हो सकता है, काफी यूनिक हो सकता है कि अच्छा ऐसा भी स्ट्रेस हो सकता है, ये भी स्ट्रेस हो सकता है। दैट इज क्वाइट यूनिक। और इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है, हम किसी मसले, किसी परेशानी के बारे में सोच घबराते हैं, उसके वजह से हम एंशियस फील करते हैं या डिप्रेस फील करते हैं। ये जो एंशियस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं, ये सिर्फ इसके सिम्टम्स नहीं है, ये इसके कॉज भी है जिसकी वजह से हमें और स्ट्रेस होता है। ऑलरेडी मैं परेशान हूँ किसी चीज के बारे में, मैं उसके बारे में और सोचे जा रही हूँ, उसके लिए और परेशान हुई जा रही हूँ, तो इससे सिर्फ मेरा स्ट्रेस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूं जिससे मुझे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहला है उसमें फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल एंड सोशल प्रेशर। अब इनको एक एक करके डील कर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, नाराजगी, है ना। तो होता है ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूँ, नाराजगी। फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब तुम कुछ करना चाहते हो और जब तुम उसको करने जा ही रहे होते हो कि उससे पहले तुम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, जो तुम्हें गोल अचीव करना है, तुम उसको जब अचीव नहीं कर पाते हो, उसके बीच में एक बैरियर आ जाता है, जो तुम चाहो या ना चाहो वो आ जाता है, उसकी वजह से जो तुम फील करते हो वो होती है फ्रस्ट्रेशन की फील। तुम्हारा कल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिशन, तुम्हारा काम बस होने ही वाला होता है, कि तुम लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तुम्हारा लैपटॉप पूरा प्रोजेक्ट बन गया है, तुम बस उसको सेव करने ही वाले होते हो, कि अचानक से लाइट चली जाती है और तुम्हारा लैपटॉप का चार्जर, और वो लैपटॉप चार्ज भी नहीं था, और उसी समय उसका चार्ज भी खत्म हो जाता है और लाइट भी चली जाती है।
कैसा फील करोगे तुम? गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, लगेगा कि बस क्या ही अब मैं कर दूं। दैट इज फ्रस्ट्रेशन, दैट एग्जैक्टली इज फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम कुछ करने जा रहे हो, तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम किसी से मिलने जा रहे हो बट वो एंड मौके पे मना करते कि यार मैं तो नहीं आ रहा, तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तुमने अपने लिए गोल सेट किया था कि यार मुझे 95% मार्क्स चाहिए, बट तुम 80 में ही 80 ही परसेंट मार्क्स लाते, तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि मैंने कितनी मेहनत करी थी बट फिर भी नहीं हो पाया। फ्रस्ट्रेशन होती है ना, दिस इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किससे होती है? जब तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में एक ब्लॉकेज आ जाता है, एक हिंड्रेंस आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स और मोटिव बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर अस फ्रॉम अचीविंग आवर डिजायर्ड गोल। बहुत सारे इसके कॉज हो सकते हैं, जितना भी मैंने बताया वो तो बहुत कम है। फ्रस्ट्रेशन के बहुत कॉज हो सकते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, किसी ने तुम्हें दुख पहुंचा दिया, जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती थी या रिश्ता था, उसमें उसने तुम्हें चोट पहुंचा दी, उससे तुम्हारी लड़ाई हो गई। तुम्हारे स्कूल में ग्रेड्स कम आ गए, तुमने सोचा तो यहाँ था बट तुम्हारे ग्रेड्स यहाँ आ गए। हर चीज से तुम फ्रस्ट्रेटेड फील, जो तुम्हें तुम्हारे गोल में पहुंचने से तुम्हें रोकेगा, बीच में जो तुम्हारी बाधा बन जाएगा, है ना, जो अड़ंगा हम बोलते हैं ना, अड़ंगा लगा देगा, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। और उसकी वजह से यू फील फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन समझ में आया? फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? तुम्हें दो काम करने हैं, अब दो काम में से तुम्हें एक ही काम करना है, लेकिन अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो जो तुम्हारे अंदर वो एक आता है ना, वो फीलिंग जो आती है कि ये करूँ या ये करूँ, वाली जो फीलिंग, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अब तुम्हें जाना है, फॉर एग्जाम्पल कल है संडे, है ना, नहीं कल संडे नहीं है, कल मंडे, सॉरी। अब तुम्हारे मन में ये है कि अब तुम्हारा शाम में क्या है, 6 बजे ना तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे शाम में 6 बजे तुम्हारा एक फेवरेट सीरीज आने वाला है, और उसी समय तुम्हारी इम्पोर्टेंट ट्यूशन क्लास भी। अब तुम इसमें फंसे हो, मैं करूँ क्या? बट तुम्हारे दोनों जरूरी है और तुम्हें दोनों ही करना है, तो अब तुम क्या करोगे? तो इसके बीच, इसमें जो तुम्हें जो फील होगा ना, दैट इज इक्वल। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब तुम्हें दो या दो से ज्यादा इनकम्पैटिबल, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, जिसका कोई मेल नहीं है, उन दोनों के बीच में तुम फंस जाते हो। जैसे तुम्हें पढ़ना है, या तुम्हें डांस के बारे में पढ़ना है, डांस एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है या साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, अब दोनों के बीच में तुम कंफ्यूज हो। जब मान लो तुमने 11th में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, साइकोलॉजी या और भी ऑप्शन होंगे, मैं साइकोलॉजी लूं या ज्योग्राफी लूं या मैं फिजिकल एजुकेशन, तुम कॉन्फ्लिक्ट में थे कि मैं क्या लूं, है थे ना? तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। जब तुम्हें दो से ज्यादा चीजों में चॉइस बनानी होती है, या जब तुम आइसक्रीम, सिंपल यार, आइसक्रीम लेने जाते हो, ठीक है, तो आइसक्रीम के इतने बड़े ट्रे में तुम्हें बस एक ही आइसक्रीम लेके लेनी होती है और इतनी सारी वैरायटी होती है, तो तुम कौन कंफ्यूज नहीं होते मैं कौन सी आइसक्रीम लूं? होता है ना, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। मुझे तो बहुत होता है, मुझे बहुत होता है। दो आई एम अ चॉकलेट लवर, मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल से मैं कभी भी जब भी मैं कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ मीठा मुझे कुछ चाहिए, तो दैट आई नीडेड इन चॉकलेट। चॉकलेट मतलब लाइक वेस्टर्न डेजर्ट, केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट इन चॉकलेट हो गया, ठीक है। तो कुछ भी अगर होता है ना, तो वो मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए, ठीक है। और आइसक्रीम में या केक में, यू कैन सी केक चॉकलेट की कितनी वैरायटी आती है। तो जब भी मैं आइसक्रीम लेने जाती हूँ तो चॉकलेट की 5-6 वैरायटी होती है, एंड आई गेट कंफ्यूज कि यार मैं कौन सा चॉकलेट खाऊंगा। मैं कॉर्ने पहली बात तो पहले कंफ्यूजन, चॉक कॉर्नेटो में खाऊं या स्टिक में खाऊं, ठीक है। कप मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती, तो मैं यही दो में कंफ्यूजन होती है, पहले कॉर्नेटो खाऊं या कप में खाऊं, और सॉरी स्टिक में खाऊं, पहला ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, उसके बाद दूसरा, अब फ्लेवर कौन सा खाऊं, क्योंकि चॉकलेट में भी 5-6 वैरायटी आती है, तो कौन सा खाऊं? सो मेरे लिए तो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। अब मान लो तुम आगे जाके जब तुम्हारा 12th हो जाएगा, तो तुम ऐसा करोगे कि मैं अपनी पढ़ाई आगे और करूं या मैं जॉब कर लूं। तुम्हारे अंदर नहीं, आगे चलो पढ़ाई करके मैं ग्रेजुएशन बोलती, मैंने मान लो ग्रेजुएशन भी करी, ठीक है, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई। अब तुम उसके बाद डिसाइड करोगे अब मैं जॉब करूं या मैं पढ़ाई करूं, तो तुम्हारे अंदर ये दो तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक आइडिया।
तो एक तरीके का ना वैल्यू का भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो तुम्हें प्रेशराइज करता है किसी एक्शन को लेने के लिए जो मे बी तुम्हारे वैल्यूज के अगेंस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी लेनी पड़ जाए, तुम्हें कभी कभी कुछ ऐसे काम करने पड़ जाए जो शायद तुम्हारे वैल्यूज के खिलाफ हो, तो उसमें भी तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल प्रेशर एंड सोशल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है? एक हमारे अंदर जो हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड बना रखा है, एक बार सेट किया हुआ है कि हमें इतने तक तो करना ही करना है, तो जो हम अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें, हम अपने आप को इतना पुश कर देते हैं, या कुछ हम अपने ऐसे बिलीव्स बनाते हैं या एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, और हम अपने आप को उस एक्सपेक्टेशन या उस बिलीफ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज अ इंटरनल प्रेशर। इट इज, कहाँ से आता है ये इंटरनल प्रेशर? जो हम बिलीव बनाते हैं या एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, जैसे आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली। कितना स्ट्रेसफुल है ये कि हर चीज मुझे अच्छे से करनी है, मतलब थोड़ा सा भी 19-20 का भी फर्क नहीं चलेगा, 20 on 20 ही होना चाहिए कोई भी काम। ऐसे एक्सपेक्टेशन से क्या होगा? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर मीट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो हम अपने आप में सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सब चीज की धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है। और हम अपने आप को इतना ज्यादा उसके लिए पुश करते हैं कि हम अपने आप को, मतलब अपने ऊपर हमें अपने बारे में ख्याल ही नहीं रहता है कि हम एज अ हम इंसान है, हमारी एक क्षमता है, हमारी एक पोटेंशियल है, हम अपना फुल पोटेंशियल दे रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम अपने आप को बिल्कुल रगड़ते हैं, है ना। रगड़ना पड़ता है हमें कि हम अपने एक्सपेक्टेशन तक, या ना एक्सपेक्टेशन ही ऐसी बना लिए अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड की तरफ इन ऑर्डर टू अचीव दैट। ये तो तुम बहुत फील करते हो, जैसे तुम ही इंटरनल प्रेशर अपने लिए बना लेते हो एग्जाम के दौरान कि इस एग्जाम में ना मुझे 95% तो चाहिए ही चाहिए, भले ही तुमने नहीं पढ़ा है, बट तुम अपने लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाओगे। तुमने सेट यहाँ का कर रखा है और बहुत अच्छी बात है तुमने सेट किया, लेकिन तुमने अब तुम उस टाइम पर अपने आप को इतना टॉर्चर करते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली ऑल्सो। तो आप आपको इतना टॉर्चर करते हो कि तुम, एंड इन केस अगर तुमने अचीव कर ली तो बहुत अच्छी बात है, यू फील रिलैक्स्ड, बट तो क्या तुम्हें वर्थफुल लगता है कि हाँ यार इतनी मैंने मेहनत करी, या मैंने अपने आप को इतना टॉर्चर किया, इतना मैंने अपने आप को रगड़ा तो मेरा हो गया। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर तुम ये नहीं कर पाओ तो, तुम अगर 95% नहीं अचीव कर पाओ तो फिर क्या? फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब चीज तुम्हारा पानी में चला जाता है। तुम्हारा हार्डवर्क से हाथ भरोसा उठ जाता है, तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा, तुम्हें अपने आप से चिढ़ा, तुम फ्रस्ट्रेटेड फील, जो भाई तुमने फ्रस्ट्रेशन ऊपर पड़ा ना, हम उसे फील, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन इंटरनल प्रेशर ही से तो हो रहा है। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, ये मैं समझना सब अलग अलग है, सब इंटर रिलेटेड है। और मैं हमेशा इसीलिए तुम्हें एक बार में, आई थिंक पहले भी करने की मैंने शायद कहा था, कभी भी, और नहीं कहा था आज मैं कहती हूँ, कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ना अपने आप से, ना किसी और से, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ओनली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। ट्रस्ट मी, एक्सपेक्टेशन से सिर्फ यही होता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन, अगर तुम्हारी, तुम अपनी एक्सपेक्टेशन खुद मीट ना कर पाओ, या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कोई और मीट ना कर पाए जैसे तुमने रखा था, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। अगर तुमने किसी और से एक्सपेक्टेशंस रखी थी और उसने वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे वो खड़ा नहीं या खड़ी नहीं उतर पाई, तो तुम उस इंसान की तरफ फिर मुड़ के भी देखना पसंद नहीं करते हो, तुम उससे और कोई एक्सपेक्टेशन रखोगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? और तुम अपने आप को फिर बहुत कोसते हो। तो डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस, किसी से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं। पता है क्या रखना होता है अपने आप पे, दूसरे किसी और से? हो, होप, होप रखो किसी से, उम्मीद मत रखो, आशा रखो। उम्मीद जब रखते हो ना, उम्मीद बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, काफी इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी पे होता है ये। होप की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती। होप करो अपने आप से, आई होप मैं 95 लाऊं, आई एक्सपेक्ट आई विल ब्रिंग 95 मत बोलो, आई होप आई विल ब्रिंग 95, ये बोलो। क्योंकि अगर तुम्हारा होप कहीं ना कहीं, अगर 19-20 भी तुम्हारा होप होगा ना,
तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे ना कि मुझे 95 तो चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, नहीं मतलब ना चाहिए, मतलब चाहिए किसी भी कीमत पे चाहिए, तुम कुछ भी कर दोगे उसके लिए, कुछ भी सही गलत तुम्हें उसका कुछ उस समय तुम्हारे कुछ राइट या रॉन्ग नहीं होता है। तो कीप होप। होप कभी भी मरती नहीं है। एक्सपेक्टेशन एक बार मरती है तो मर जाती है, उस पर तो कभी जिंदा नहीं है। लेकिन होप हमेशा मरने के बाद भी जिंदा होके वापस आती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड होप। कीप होप। ठीक है। कभी अपने आप से क्या, मैंने क्या बोला, चाहे तुम खुद हो, अपने आप से या किसी और से, एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखो। क्या रखो? होप। ठीक है। ओके। ऑन अ लाइटर नोट लेट्स कम बैक। ठीक है, ये छोटी सी बात है, देखो स्ट्रेस यही ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही होता है। तो ये एक स्ट्रेस का ये भी एक फैक्टर है, एक्सपेक्टेशंस रखना या अपने आप को इंटरनली प्रेशराइज करना। ये तो अभी इंटरनल प्रेशर था। अब हम सोशल प्रेशर की बात करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स देते होंगे, तुम्हारी फैमिली देती होगी, फैमिली मतलब रिलेटिव्स देते होंगे, तुम्हारा सोसाइटी देता होगा, है ना। सोशल प्रेशर जो हमें दूसरों से मिलते हैं, जो हमारे डिमांड्स और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड डाल देते हैं। ठीक है। हम अपने आप से भी ज्यादा ही ग्रेटर प्रेशर होता है। ठीक है। तो सब, और जब हम उनके उस पर मीट नहीं कर पाते हैं तो हमारी डिफिकल्टी होती है। ओके। सो सोशल प्रेशर इज व्हाट, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ बोलते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारे ऊपर आती है, जब वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा इस तुम्हें तो 95 लाने ही पड़ेंगे, तुम्हें बोर्ड्स में अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तुम्हें तो आईआईटी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, तुम्हें तो एम्स में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, तुम्हें तो सीए बनना ही पड़ेगा, तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब करना ही पड़ेगा। एंडलेस एक्सपेक्टेशंस होती है, सिर्फ पेरेंट की नहीं, रिलेटिव्स की भी होती है। जो रिलेटिव्स कंपैरिजन करता है ना, ये एक सोशल प्रेशर ही है। तो ये सोशल प्रेशर हमें दूसरों से आता है, हम अपने आप नहीं लाते, हमें दूसरे लाके देते, ब्रॉट अप फ्रॉम पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड ऑन अस। ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस समझ में आया। फिजिकल एंड एनवायरमेंटिक पढ़ा, एक साइकोलॉजिकल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? ये एक्सटर्नली आता है और हमारे हम जो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं उसके बेसिस पे आता है। जब हम लोगों से बात करते हैं उससे आता है, तो इस बेसिस पे एक्सटर्नली स्ट्रेस हुआ। अब किसी की डेथ हो गई, है ना, या किसी की तबीयत खराब है फैमिली में, किसी का रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, हमारी आपस में नेबर्स में अच्छी बनती नहीं है, ये सब सोशल स्ट्रेस का किया है, ये सब सोशल स्ट्रेस ही, प्रेशर नहीं है, सोशल स्ट्रेस है। तुम्हारी दो लोगों में आपस में बात नहीं हो रही है, स्ट्रेस। पड़ोसी से लड़ाई हो गई, स्ट्रेस। घर में किसी की तबीयत खराब है, स्ट्रेस। कोई गुजर गया, उसका स्ट्रेस। कोई तुमसे दूर चला गया, उसका स्ट्रेस। दूर चला गया मतलब किसी और स्टेट चला गया, किसी कंट्री छोड़ के चला गया, उसका स्ट्रेस। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी के लिए जैसे शादी में जाना स्ट्रेस, किसी के लिए किसी के बर्थडे में जाना स्ट्रेस, है ना। Attending parties may be stressful for a person who likes to spend quiet evening at home, but an outgoing person may find stressful stay. देखो, स्ट्रेस वेरी, मैंने शुरुआत नहीं करना, स्ट्रेस वेरी करता है। मेरे लिए स्ट्रेस अलग है, तुम्हारे लिए स्ट्रेस अलग होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो स्ट्रेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ना पार्टी वगैरह में जाना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं वहां पे बहुत देर तक, लाइक मेरा पर्सनल है, मैं बात कर रही हूँ तुमसे, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। जब मैं मुझे वैसे पार्टी वगैरह में जाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो किसी का बर्थडे हो गया, किसी की शादी हो गई, तो मुझे वहां सब में जाना अच्छा लगता है। बट आफ्टर 1 आवर और 1.5 आवर क्या होता है, उसके बाद ना मैं बोर होने लग जाती हूँ, फिर मुझे ना मजा नहीं आता वहां। देन आई फील बोर, फिर मुझे वापस घर आने का मन करता है। तो दिस इज स्ट्रेसफुल फॉर मी। जब मैं वहां पे बहुत ज्यादा देर तक रह जाती हूँ तो फिर मुझे वहां पे जब अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ। अब क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे नहीं पता, बट बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि मुझे जाना भी पसंद है, फिर मुझे लगता है मैं जल्दी वापस घर भी आ जाऊँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे, आई वॉन्ट टू कम इन माई कम्फर्ट जोन। तो कम्फर्ट जोन तो वही वाली बात है, किसी किसी के लिए पार्टीज अटेंड करना काफी स्ट्रेसफुल है, लेकिन किसी किसी के लिए जो हमेशा पार्टी वगैरह में रहता है, जिसको बाहर जाना पसंद है, उसको अगर मैं एक दिन बोलूँ भाई तुम्हें एक दिन घर में ही रहना है, उसके लिए कितना स्ट्रेसफुल होगा, है ना। सोशल स्ट्रेस। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस समझ में आया। अब
अपन लोग एक बार ये समझ लेते हैं, जो ये है ना तुम्हारा बॉक्स 3.1, ये ना जो भी तुम्हारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, जो भी जितने स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं, ये उसका एक मेजर था। उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, तुम्हारे जितने भी स्ट्रेस हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आप समझते हैं। तो ये दो लोग थे, होम्स एंड राहे। इन्होंने एक लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस डेवलप किया था। ठीक है, इनका सोशल रीएडजस्टमेंट स्केल ऑफ स्ट्रेस था, ऐसा कुछ था। ठीक है, लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस, जितने भी तुम्हारे जिंदगी में इवेंट्स हो रहे हैं उसमें ये देखना था कि कौन सा कितना तुम्हारे लिए स्ट्रेस लाता है। तो ये जो मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट था ना, इसके ऊपर एक स्केल बना था, प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल। ठीक है, और ये इंडियन पॉपुलेशन में किंग कॉर एंड कॉर ने डेवलप किया था। तो ये सेल्फ रेटिंग क्वेश्चन है, मतलब खुद ही इंसान, जैसे मुझे अगर ये मिला तो मैं ही इसका रिस्पॉन्स दूंगी। और इसमें 51 लाइफ चैलेंजेस है जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है। और हर लाइफ इवेंट से एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होती है कि उसकी सिवियरिटी हम बता सके कि वो कितना सीवियर है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए डेथ, किसी के पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो 95 उसके लिए असाइन करेगा। किसी की किसी का अगर पर्सनल, किसी को कोई बीमार हो गया या कोई किसी को चोट लगे तो उसके लिए कितना स्ट्रेस। तो ये मतलब ऐसे ऐसे करते करते मीन स्कोर काफी निकल रहा था, हर कैटेगरी के लिए देयर वाज अ मीन स्कोर। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स लिए गए थे, बिलीविंग कि हर तरीके से स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, और उनका स्ट्रेस का स्कोर सम निकाल के पूरा देखा गया था। एक साल पहले, एक साल का पूरा बैकग्राउंड डेटा निकाल के इसके साथ कोरिलेट हुआ था। ठीक है, तो जो मेन नंबर निकाला था लाइफ इवेंट का, वो एक साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे निकाला गया था। ठीक है, तो ये कोरिलेशन निकला था बिटवीन लाइफ इवेंट एंड सस्पेक्टेबिलिटी टू एनी पर्टिकुलर इलनेस इज लो, इंडिकेटिंग कि लाइफ इवेंट और स्ट्रेस के बीच में जो एसोसिएशन है वो काफी कम है। कोरिलेशन ऐसा निकला था कि कुछ ऐसा लाइफ इवेंट हुआ और उसकी वजह से तुम्हारी इलनेस, इसके बीच में जो कोरिलेशन था वो कम था। कम मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसके बीच में वीक कोरिलेशन था। ये भी बोला गया था कि चाहे कैसा भी लाइफ इवेंट हो, चाहे वो कोई भी इलनेस लाए या कुछ भी लाए, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इवेंट की वजह से कुछ इलनेस हो सकती है और इलनेस की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, और ये सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और इसमें काफी चीजें अफेक्ट करती है, जैसे हमारा एज हो गया। ठीक है, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वो लाइफ इवेंट हो रहा है वो हो गया, कितनी देर तक रहता है, इंटेंसिटी कितनी है, सोशल सपोर्ट हमें कितना मिल रहा है, हर एक चीज। तो ये एक मेजर था, दैट इज होम्स एंड रैने ने ये बनाया था कि लाइफ इवेंट, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स को तुम मेजर करने का एक स्केल इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये सबका ये स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस, इसके इससे तुम्हारे उसको ये नॉर्म्स बन गए। अब इससे तुम्हारे वाले को इन कंपेयर किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है कि तुम्हारा ज्यादा है या कम। ठीक है, समझ में आया? चल, तुम्हें मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बता दिया, अब तुम्हें मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी बता दिया। अब जो लास्ट पार्ट है आज का वो है हमारा सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस आता कहाँ से है? तो टाइप्स हमने पढ़े कि ऐसे ऐसे टाइप्स होते हैं, लेकिन अब स्ट्रेस की जड़ें कहाँ से आती है? तो अगर हम बात करें तो ये लाइफ इवेंट्स इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में काफी इवेंट, काफी ऐसे कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट बातें करें, जैसे किसी के लिए शादी भी स्ट्रेस है, शादी किसी की होने वाली होती है, खुश तो है, साथ साथ उसको स्ट्रेस भी है कि वो नई जिंदगी उसकी बदलने वाली है, उसको नए घर में जाने वाला है, जाने वाली है, नए लोगों से मिलेगी या मिलेगा, तो उसकी वो भी स्ट्रेसफुल होता है। तो बहुत सारे लाइफ इवेंट स्ट्रेसफुल होते हैं, जैसे किसी की डेथ होना या कोई पर्सनल इंजरी होना, किसी के साथ लड़ाई हो जाना, है ना, एवरीडे छोटी छोटी बातों पे चिक चिक होना, है ना, ये सब, ये ट्रोमैटिक इवेंट होना, ये सब चीजों से हमारा स्ट्रेस होता है। अगर मैं लाइफ इवेंट की बात करूं, तो लाइफ इवेंट चाहे कोई बड़ी घटना तुम्हारी जिंदगी में घट जाए, छोटी हो, सबसे तुम्हें स्ट्रेस होगा। जो अचानक से आए, देखो कोई बड़ी चीज हो जाए, छोटी चीज हो जाए, कोई अचानक से आ जाए या कोई धीरे धीरे करके आए, हर चीज से तुम्हारी जिंदगी में हर एक मोमेंट ऐसा आएगा और हर मोमेंट में कुछ ना कुछ टाइप का तुम्हें जैसा लगे तुम्हें स्ट्रेस होगा।
चेंजेस बोथ बिग एंड स्मॉल, सडन एंड ग्रेजुअल अफेक्ट आवर लाइफ फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न। कुछ भी होगा, जब से हम पैदा हुए कुछ ना कुछ चीजें आई है जिसने हमारी जिंदगी में बदलाव लाए, और हमने छोटी छोटी चीजों से एवरीडे जो चिकचिकी होती हैं हम उनसे डील करना सीख जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इवेंट्स आते हैं हम उससे डील करना नहीं जानते। वो स्ट्रेसफुल क्यों होती है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें उससे डील कैसे करना है। और वो जब भी आती है ना, वो हमारी पूरी दुनिया पलट देती है, हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। ठीक है, वो हमारा रूटीन डिस्टर्ब कर देती है और पूरा अपसाइड डाउन वाला सिचुएशन हो जाता है। अगर इसमें से कुछ लाइफ इवेंट जैसे अगर प्लान होते हैं तो वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं होंगे जितना अनप्लान होंगे। जैसे प्लान क्या होता है, जैसे नया घर बनाना है, स्ट्रेस तो होगा ना कि टाइम पे घर बन जाना चाहिए, घर में ये चीजें चाहिए, तो ये सब तो वो होता है। या अनप्रिडिक्टेबल, नई शादी हो रही है या किसी से ब्रेकअप हो गया, इन सब चीजों से तुम कैसे इससे कोप करोगे? अगर ये बहुत कम टाइम में होता है तो तुम्हें कोप करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्योंकि कोप करना डिफिकल्ट होगा तो तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हें नए घर में शिफ्ट करना है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हें विद इन 2 वीक्स तुम्हें घर शिफ्ट करना है, या तुम्हारा अचानक से ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे दोस्त से लड़ाई हो गई, इतना स्ट्रेस होगा, होगा ना लाइफ में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हैसल। हैसल क्या? चिक चिक, एवरीडे। ठीक है, पर्सनल स्ट्रेस होता है विच इंड्योर एज अ इंडिविजुअल ड्यू टू हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, एवरीडे क्वारल्स जिसको हम बोलते हैं, चिक चिक होना, हर बात पे खटपट होना, एवरीडे जो का पता है ये होगा ही होगा, ट्रैफिक होगा, क्या नाम है, पानी की प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, चिक चिक होना। ठीक है, हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ सच एज नॉइजी सराउंडिंग, बहुत ज्यादा शोर शराबा, आने जाने में तकलीफें, पड़ोसी के साथ झगड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की प्रॉब्लम, ट्रैफिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी छोटी चिक चिक एवरी डे होना, दैट इज हैसल। तो इन सारी इमरजेंसी अटेंडिंग टू वेरियस इमरजेंसीज, बहुत सारी इमरजेंसीज को एक ही साथ डील करना, वो भी डेली हैसल हो सकता है फॉर अ हाउसवाइफ। हम बोलते हैं ना हाउसवाइफ करती ही क्या है, हाउसवाइफ जितना करती है ना उतना हम नहीं करते। हम मतलब एज कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। स्टूडेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जितनी भी वर्किंग मैं लोगों की बात कर रही हूँ, अगर इफ यू आर अ हाउस वाइफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर तुम्हारे पेरेंट, तुम्हारी अगर मदर हाउस वाइफ है, पहली बात तो वो हाउस वाइफ नहीं है, वो होम मेकर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द लेबल, शी इज अ होम मेकर। और अगर वो होम मेकर है ना, यू शुड बी प्राउड ऑफ हर कि शी इज अ होम मेकर, बिकॉज जिस तरीके से वो तुम्हारा घर संभाल रही है ना, जिस तरीके से वो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारे पूरे घर के डिमांड संभाल रही है, हर डिपार्टमेंट संभाल रही है, दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। ठीक है, दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। होम मेकर होना इतना आसान नहीं है। बच्चे को सुबह में तैयार करना है, बच्चे का टिफिन बनाना है, बच्चे को टाइम पे स्कूल भेजना है, अपने हस्बैंड को टाइम पे स्कूल ऑफिस भेजना है, उनका लंच बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है, घर का घर की डस्टिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोना है, घर की साफ सफाई करनी है, पूरा घर का राशन लाना है, हर छोटी बड़ी चीज होम मेकर करती है। और होम मेकर के ऊपर जितनी सारी चीजें आती है ना, वो होम मेकर के एवरी डे का उसका स्ट्रगल, एवरी डे वो डेली हैसल है उसके लिए, और वो एवरी डे उस चीज को डील करती है एवरी डे। दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। तो अगर आपकी मम्मी होम मेकर है, हाउस वाइफ नहीं है, होम मेकर है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ। क्या, कभी भी उनको ये मत समझो कि आप करते ही क्या हो। भाई वो जितना कर रही है ना, वो एक दिन अगर उन्होंने छुट्टी ले ली ना, एक दिन तुमने एक दिन कोई घर का काम नहीं किया, तुम्हारा घर ऐसे हो जाएगा। ऐसे मतलब फिजिकली ऐसे नहीं हो जाएगा, तुम्हारे घर में जो भी चीजें अच्छे से चल रही है ना, स्मूथली जो चल रही है, वो स्मूथली तुम्हारी मम्मी की वजह से चल रही है। ठीक है, तो यू शुड बी थैंकफुल ऑफ हर, यू शुड बी ग्रेटफुल टू हर every day, every single day, every single hour, every single minute, every single second। क्या है, अपनी मम्मी को कभी कम मत समझना। सो होम मेकर के अलावा भी ऐसे काफी सारे जॉब्स है जहाँ पे ये डेली हैसल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। तो ये डेली हैसल कभी कभी बहुत ज्यादा उनके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इंडिविजुअल के लिए, जिससे वो कोप ना कर पाए।
ठीक है, वन कोपिंग अलोंग विद देम एज अदर्स में नॉट बी इवन अवेयर ऑफ द आउटसाइडर्स। कभी कभी इंडिविजुअल अकेले उसे कोप कर रहा है, कभी कभी एज अ सपोर्ट में काम कर रहा है, सपोर्ट में उस चीज से डील कर रहा है, तो इट डिपेंड्स। तो जितना ज्यादा लोग एवरी डे के बेसिस पे डेली हैसल रिपोर्ट करते हैं कि एवरी डे उनको इतना स्ट्रेस हो रहा है, उतना ज्यादा उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग खराब है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली मीन्स कि हर चीज को स्ट्रेसफुल ना देखा जाए। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइजी एनवायरनमेंट, नॉइजी सराउंडिंग, ट्रैफिक तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उसको अगर तुम स्ट्रेसफुल ना देखोगे तो तुम्हारे लिए काफी हद तक तुम अपनी मसले तुम खुद अपने हाथ में कंट्रोल कर लो। ठीक है, एंड अपनी मम्मी को होम मेकर मानो और एवरी डे उनको रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, और उनके इस काम को भी रिस्पेक्ट करो। उनको ये मत समझो कि आप करते ही क्या हो, आप तो पैसे भी नहीं कमाते। पैसे से हर चीज नहीं होती है। ठीक है, होम मेकर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिना सैलरी के वो 365 डेज 24/7 काम करती है। ठीक है, कोई नहीं करता है। हर प्रोफेशन, हर ऑक्यूपेशन में सैलरी है, लेकिन इस प्रोफेशन में सैलरी नहीं है। और उन्होंने जानबूझ के वो सैलरी में वो उस प्रोफेशन में नहीं आई, उनके ऊपर ये प्रोफेशन डाला गया है। जितनी भी वर्किंग वुमेन है ना, जितनी भी वर्किंग है, अगर आपकी मम्मी वर्किंग भी है तो भी वो एक जगह से होम मेकर भी है। ठीक है, तो वो दो चीजें साथ में संभाल रही हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर मम्मी। ठीक है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो तुमने एक पढ़ा लाइफ इवेंट होता है। ठीक है, एक पढ़ा तुम्हारा हैसल्स होते हैं, और एक तीसरी चीज जिससे भी तुम्हारा स्ट्रेस आता है वो है ट्रोमैटिक इवेंट्स, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाना। ट्रोमैटिक इवेंट्स क्या, घर में चोरी हो गई, घर में आग लग गई, या आजू बाजू में आग लग गई, या वॉर सिचुएशन हो गई, या नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सट्रीम इवेंट हो गया जो तुम्हारे कंट्रोल के बहुत बाहर था, उन सब से स्ट्रेस होगा। आग लग गई, ट्रेन या रोड का एक्सीडेंट हो गया, चोरी चकारी हो गई, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी, ये सब एक्सट्रीम इवेंट्स है जिससे तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हें होगा। इस टाइप के इवेंट का इफेक्ट क्या होगा, ये जब टाइम खत्म हो जाएगा, जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और किसी किसी के अंदर एज अ इंडिविजुअल तुम्हें इस इवेंट का फ्लैशबैक आएगा, तुम्हें इस इवेंट की ग्लिम्स आएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, वो तुम्हें खाते रहेगा अंदर से। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ क्या होगा, एंजाइटी, फ्लैशबैक्स आएंगे, इसके ख्वाब आएंगे, इसकी बार बार तुम्हारे अंदर ख्याल आएंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा इवेंट होगा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ इवेंट होगा तो तुम्हें उसकी ख्याल बार बार आएंगे, तुम्हें वही सपने में आएगा, वही तुम्हारे ऐसे मिनट मिनट में तुम्हारे पास वही चीज है, तुम्हारा दिमाग वही जाएगा। तो ये इवेंट खत्म होते ही नहीं होता, इवेंट खत्म होने के कुछ समय बाद ये सारी चीजें शुरू होती है। और कभी कभी कुछ ट्रॉमा इतना इंडिविजुअल के लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है कि उसको एक प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत होती है, क्योंकि इसके वजह से उसके रिश्तों में भी वो होता है। मान लो किसी ने अपने आप को, अपने किसी करीबी को खो दिया, उसके लिए काफी ट्रॉमेटिक हो सकता है। अब वो 6 महीने तक, 1 साल तक उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह से उसका आसपास के जितने भी उसके बाकी के रिश्ते हैं वो सब खराब हो रहे हैं, तो क्या प्रोफेशनल हेल्प उसको लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज काफी महीनों तक चल रही है और नहीं खत्म हो पा रही, जबकि इवेंट खत्म हो चुका है, वो कब का खत्म हो गया, लेकिन अभी तक इंसान उस चीज में अटका पड़ा है, अपने आप को उसमें वो फंसा पड़ा है, वो उसे निकल नहीं पा रहा है, तो देन यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, एंड देयर इज नो हार्म, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई इसमें शर्मनाक बात नहीं है कि अगर आप इसके लिए कुछ हेल्प मांगो, क्योंकि आपकी जिंदगी आगे है, आपकी जिंदगी का वो एक हिस्सा था, उसको अपनी जिंदगी प्लीज मत बनाइए। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, प्लीज टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू। मेरी बहुत ज्यादा दिल से इच्छा है, मेरी दिल से ये आवाज है कि प्लीज टेक हेल्प। ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी आगे है। आई होप अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वेरी मतलब बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा कुछ भी है जिससे तुम नहीं निकल पा रहे हो, चाहे एग्जाम ही है, एग्जाम तुम्हारा हो चुका है, भले ही तुम 10th का तुम बोर्ड्स में अभी तक अटके पड़े हो कि 10th का था यार, दीदी अच्छा नहीं हुआ, या सॉरी तुम तो अभी 12th में हो ना, सॉरी सॉरी, तुम अभी 11th में थे, 11th का मेरा फाइनल अच्छा नहीं गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ उससे। टेक प्रोफेशनल हेल्प इफ यू वांट, टॉक टू मी। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, किसी अच्छे काउंसलर के पास चले जाओ, किसी
साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। अगर इतना पैसा भी नहीं खर्च करना, तुम्हें लग रहा है बहुत पैसा खर्च होगा, टॉक टू मी, ठीक है? कुछ भी है, जस्ट कन्वे टू मी, जस्ट कन्वे योर मैसेज, जस्ट कन्वे योर कंसर्न्स, जो भी कुछ मसला है प्लीज मेरे तक पहुंचाओ उसे, कि मैं हो सके तो तुम्हें एक अच्छे हेल्प का नंबर दे सकूं, जिससे तुम बात कर सको। एंड इफ यू जस्ट रियली वांट कि मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे मैं अपनी चीजें शेयर कर सकूं, जो मुझे एक अश्योरेंस है कि वो मेरी बात कहीं इधर से उधर नहीं करेगा, तो तुम मुझे उस लेवल पे अपने आप मुझे वो समझ सकते, मैं उस कैटेगरी में आ सकती, ठीक है? मैं उस चीज के लायक हूँ कि तुम मुझे अपनी कोई भी कंसर्न्स बताओगे तो वो मेरे तक ही रहेगी, मेरे से बाहर नहीं जाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आज हमने फाइनली नेचर ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला हेडिंग था, दैट इज नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, हमने खत्म कर लिया है। कल की क्लास में वी विल स्टार्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। तो आज हमने नेचर ऑफ स्ट्रेस पूरा खत्म कर दिया, ठीक है? एंड आई रियली वांट कि अब तुम आगे जितना अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि देखो ये सारी चीजें तुम्हें पता है, बस तुमने इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा। अब तुम्हें समझ में आया कि क्या तुम्हारे स्ट्रेस का सोर्स है, रूट कॉज है, क्या तुम्हारे स्ट्रेस के टाइप्स हैं, है ना? तुम्हारे स्ट्रेस में क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तुमने हर चीज पढ़ा। तो अब इस चीज को थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो, समझो, और अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है जो तुम किसी से कन्वे करना चाहते हो, पढ़ाई से रिलेटेड है या कुछ भी है, यू कैन कम, ठीक है? मेल कर दो मुझे, मेल आईडी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, उससे तुम मुझसे बात कर सकते, ठीक है? ओके, सो ऑन दिस नोट वी हैव completed today's class. That's all for today. Thank you so much for watching this video. अब मुलाकात होगी आपसे कल at 7 PM. So yes, और टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करते रहूंगी कब मैं क्लास लूंगी और कब मैं क्लास नहीं लूंगी, और तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि तुम्हारा सिलेबस कैसे खत्म हुआ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा सिलेबस मैं 31 अगस्त तक कंप्लीट करवा दूँ, ओके? सो खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आप भी खाना खा लो और मैं भी खाना खा लेती हूँ। कॉपीराइट इसका मैं शोभित भैया को ही दूंगी, मैं नहीं इसका और कोई भी कॉपीराइट, ठीक है? उनका डायलॉग है वो, मैं बस मैंने थोड़ा सा अपना तड़का मसाला लगा के मैं तुम्हें पेश कर, ठीक है? खाना खाने का समय हो गया, आप भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ, एंड देन सी यू टुमारो एट 7 अगेन विथ न्यू पार्ट, दैट इज पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अगर कोई भी स्ट्रेस है तो मुझसे बात करो, डील कर लो, ठीक है? या आपस में अपने दोस्तों से बात करो, किसी भी चीज से अपने बस स्ट्रेस को डील करो, ज्यादा चीज का स्ट्रेस मत, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर असर पड़ेगा। Till then, take care, lots of love, see you tomorrow at 7 again. Till then, tata, bye bye.